नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर लेकर उपस्थित हैं आपके सामने इकोनॉमी सेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके पेपर में अक्सर मिलते हैं। तो आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे आज के हमारे इस स्पेशल सेशन के लिए। चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। वैट किस प्रकार लगाया जाता है? केवल अंतिम विक्रय पर, केवल उत्पादन पर, उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य में, सभी चरणों पर, या फिर केवल आयात करने पर? तो यहाँ पे सिंपल से आपको बताना है कि उत्पाद किस प्रकार का या किस स्तर पे लगने वाला कर होता है। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो वैट होता है इसे वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में हम लोग जानते हैं, और ये उत्पादन के सभी स्तरों पे लगाया जाता है। मतलब इसका सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बहुस्तरीय टैक्स होता है और ये हर जो है चरण पे लगाया जाता है, क्योंकि ये जहाँ पे भी वैल्यू का एडिशन होता है, मूल्यवर्धन कर दिया जाता है, वहां पर इसे उस बढ़े हुए मूल्य पर ऐड कर दिया जाता है, इसीलिए इसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। क्लियर दोस्तों? चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों की करों में भागीदारी कितनी होगी? 35%, 40%, 41% या फिर 45%? तो वित्त आयोग ने अभी केंद्र और राज्यों के बीच में जो करों का निर्धारण है उसका जो सिफारिश की है, उसमें इसमें 41% की वृद्धि की बात की गई है, जिसे सहकारी संघवाद को मजबूत किया है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो 41% याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारत में कृषि का आकार किसके द्वारा लगाया जाता है? कृषि आयकर केंद्र सरकार, आरबीआई, राज्य सरकारें या फिर वित्त आयोग? तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है उसके बारे में बात करता है। फिलहाल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तो नॉर्मल नहीं लगता है, लेकिन अगर इसे लगाया भी जाता है तो इसे राज्य सरकारों के द्वारा ही लगाया जाता है। और ये जो कर लगाने का अधिकार है, ये केंद्र किसी पर कभी आय नहीं लगा सकती। यह क्योंकि विषय राज्य सूची का है, तो इसीलिए राज्य सरकार ही इस पे जो भी चाहे वो कर सकती है। तो दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा निगम क्षेत्र की आय से संबंधित नहीं है? सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर, निगम कर, लाभांश आय या फिर उत्पादन शुल्क? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो सामूहिक अतिरिक्त लाभ है, कर है, ये मुख्यतः जो परिस्थितियों में कंपनियों के अतिरिक्त लाभ पर लगाया जाता है। जब कभी भी कंपनी का अतिरिक्त लाभ होता है तो उस पर ये कर लगाया जाता है, लेकिन इसे निगम क्षेत्र के सामान्य आय का हिस्सा नहीं माना जाता है। निगम क्षेत्र की आय में मुख्यतः कंपनियों का वह लाभांश शामिल होता है जो मतलब कि नॉर्मल होता है, इसमें जो है निगम कर से संबंधित रहता है। बाकी यहाँ पे अगर कहें निगम क्षेत्र की आय से संबंधित नहीं है, तो ये सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर है, ये संबंधित नहीं होता। बाकी निगम हो गया, लाभांश हो गया, उत्पादन शुल्क हो गया, ये सभी संबंधित होते हैं निगम क्षेत्र से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कर केवल संघीय सरकार के लिए होता है? सीमा शुल्क, निगम कर, ए और बी दोनों, या फिर बिक्री कर? यहाँ पे मतलब सीमा शुल्क और निगम कर दोनों जो अगर बात करते हैं, ये दोनों आपकी केवल संघीय सरकार के होते हैं, अर्थात इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन करों पर राज्यों को अधिकार नहीं होता है, ये पूर्णतः संघीय सरकार का राजस्व का स्रोत माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सरकार के आगम राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आयकर है, निगम कर है, उत्पादन शुल्क है या फिर सीमा शुल्क है? तो यहाँ पे जो निगम कर होता है बेटा, ये कंपनियों के लाभ पर जो लगाया जाता है या प्रत्यक्ष कर है, और बड़े औद्योगिक और कॉर्पोरेट जो क्षेत्र होते हैं उनसे प्राप्त होता है, और यही केंद्र सरकार का सबसे प्रमुख राजस्व का स्रोत माना जाता है। क्लियर बेटा? चलते अगले क्वेश्चन पे। वह कर समूह जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है और राज्यों के साथ बांटा जाता है। आयकर, निगम कर, उत्पादन कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर या फिर सेवा कर, मनोरंजन कर या फिर कृषि कर? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो आयकर होता है, निगम कर होता है, उत्पाद कर होता है, ये ऐसे कर होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार वसूलती है, और लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है उनके अनुसार उसका हिस्सा राज्यों को भी दिया जाता है। ठीक? क्लियर? तो इसे आप याद रखिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। प्राथमिक
मूल्यों पर भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक अनुपात किसका पाया जाता है? राजकोषीय घाटा का, व्यापार घाटा का, चालू खाता घाटा का, या फिर बजट अधिशेष का? तो बेटा यहाँ पे याद देखिएगा, राजकोषीय जो घाटा होता है, जो फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है, ये आपका जो है अनुपात में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्लियर? तो इसे आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, संपदा शुल्क, या फिर बिक्री कर? तो इसमें याद रखना, जो संपदा शुल्क होता है, वेल्थ टैक्स जिसे बोला जाता है, ये एक प्रत्यक्ष कर है जो किसी व्यक्ति की कुल संपत्ति के मूल्य पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष करों में करदाता स्वयं सरकार को कर का भुगतान करता है, और इसमें भार का जो ना किसी अन्य व्यक्ति के पे नहीं आप डाल सकते हैं। जिसके पास है, जिसके ऊपर लगाया गया, उसी को भरना रहेगा। क्लियर? चलते अगले क्वेश्चन पे। वह कर जो संघ द्वारा लगाया जाता है, वसूला जाता है, किंतु संघ और राज्यों में बांटा भी जाता है। इसी तरह का प्रश्न एक अभी हम लोगों ने कर चुके थे, लेकिन उसमें कर अलग अलग थे, इसमें कर अलग दिए गए हैं। कृषि आय के अतिरिक्त आयकर पर कर, कृषि आय कर, या संपत्ति कर, या फिर बिक्री कर? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल से आपको लिखा गया है कृषि आय के अतिरिक्त, मतलब कृषि आय को छोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये राज्य का विषय है, तो इसीलिए इस पे कभी भी केंद्र कर नहीं लगाती है। तो यहाँ पे जो आय कर है, इसके अतिरिक्त तो जो भी आय होती है उस पे जो लगाया जाता है, उसको वसूलती आपका केंद्र है, और बांटती राज्यों के साथ में। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्मार्ट सिटी मिशन के में जल तथा मल जल सीवरेज का वित्त पोषण मुख्यतः किस राजस्व से किया जाता है? संपत्ति कर से, आयकर से, सीमा शुल्क से, या फिर उत्पाद शुल्क से? तो बेटा यहाँ पे जो संपत्ति कर होता है, जो उस क्षेत्र के लोग हैं, जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके ऊपर एक संपत्ति कर लगाया जाता है। उसी कर के स्रोत से जो आपका ये खर्च होता है, जल का हो या मल जल सीवरेज जो डाले जाते हैं, उसको पूरा वित्त पोषण उसी से किया जाता है। और ये जो स्थानीय निकाय होते हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण आय का स्रोत भी माना जाता है आपका संपत्ति कर। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह किसके बराबर हो जाता है? राजकोषीय घाटा को, बजट अधिशेष को, राजस्व घाटा को, व्यापार घाटा के? देखिए ये कह रहा है, ये कह रहा है प्राथमिक घाटे, प्राथमिक घाटा पहले से है, उसमें क्या कर दिया गया, जो ब्याज भुगतान हम लोगों ने किया है उसे भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो बेटा ये राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा एक तरह से सामूहिक तौर पे शामिल कर लिया गया। क्योंकि पुनः ब्याज भुगतान, वैसे भी अगर बात करें वर्तमान समय की, तो सबसे ज्यादा जो हम मद में भुगतान कर रहे हैं वो ब्याज भुगतान ही है, जिसमें लगभग जो है आप मान के चलिए 54 से 55% जो है ये घाटा लोन का ही है। क्लियर? तो आप इसे याद रखिएगा, जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाता है? सकल प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, बजट घाटा, या फिर चालू घाटा? अभी इसके पहले हम लोगों ने बात किया कि प्राथमिक घाटे में क्या कर दिया जाए, ब्याज भुगतान को शामिल कर दिया जाए। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ब्याज भुगतान को राजकोषीय घाटे से निकाल दिया जाए, तो ये आपका फिर से क्या बन जाएगा, प्राथमिक घाटा बन जाएगा। तो आपका इसमें बेटा सही हो जाएगा, सकल प्राथमिक घाटा। तो ये वो राशि होती है जो मतलब ब्याज भुगतान से अलग होती है, यही आपका प्राथमिक घाटा होता है, कि मतलब आपकी जो वास्तविक जीडीपी में घाटा दर्ज किया गया वो यही किया गया। क्योंकि ब्याज भुगतान क्या है, आपने लोन ले रखा है, वो लोन तो आपको देना ही पड़ेगा, किसी भी जो है गवर्नमेंट से आपने ले रखा है, इंटरनेशनल लेवल पे ले रखा, उसे वापस करना पड़ेगा। और जब उसे कर देते हैं तो ये पूरा राजकोषीय घाटा हो जाता है। लेकिन ऐसे सिंपली आपका हर वर्ष का एक सकल राजकोषीय घाटा निकलता रहता है। जैसे कि सिंपल से आपसे हमने कहा कि आपकी जो पॉकेट मनी है कितनी है, 1,000 रुपये आपको मिला। क्लियर? लेकिन क्या किया आपने, 1200 रुपये खर्च कर लिया, तो आपका घाटा कितना हो गया, घाटा आपका हो गया 200 रुपये। ये क्या है, ये आपका प्राथमिक घाटा है। कैसा घाटा है? ये आपका प्राथमिक घाटा है। क्यों प्राथमिक घाटा है? प्राथमिक घाटा इसलिए है क्योंकि इस प्राथमिक घाटा में आपका जो 200 रुपये है ये नॉर्मल तौर पे आए, लेकिन अभी आपको याद आया कि आपने एक लोन लिया था। कितना लोन लिया था? 1,000 रुपये लोन लिया था, और 1,000 रुपये का लोन जो बन रहा था, ये कितना बन रहा था, 180 रुपये लोन बन रहा था।
ठीक, जब 180 रुपए लोन बनेगा तो इसको भी जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 380 रुपए। ये जो घाटा आपका बना, ये घाटा क्या होगा, ये आपका पूरा जो है राजकोषीय घाटे के तौर पर हो जाएगा। अब यही वैल्यू क्या है, पूरे राज्य के संदर्भ में बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2009 और 10 तक का केंद्र एवं राज्यों का राजस्व घाटा कितना होना चाहिए। सिंपल सा है, 12वें वित्त आयोग के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि ये पीवाईक्यू में पूछा गया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये शून्य के बारे में दर्ज किया गया था कि जो केंद्र एवं राज्यों का राजस्व घाटा है वो शून्य होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये प्राप्त नहीं किया जा सका, अभी भी ये शून्य नहीं पहुंचा है। 2009 और 10 तक का कहा गया था, लेकिन वैसा संभव नहीं हुआ। अभी तो 16वां वित्त आयोग है, 12वें वित्त आयोग की बात इसमें चल रही थी। कोई बात नहीं, इसे हम आगे बढ़ते हैं। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सामान्यतः कैसा होता है, कम रहता है, बराबर रहता है, अधिक रहता है, शून्य रहता है। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, हमेशा जो है राजकोषीय घाटा ज्यादा होगा प्राथमिक घाटा से, तो इसमें आपका ये अधिक रहता है। क्लियर, क्योंकि आपको इसमें ये याद रखने की जब जब राजकोषीय घाटे की बात करते हैं तो उसमें उधार को छोड़कर लेकिन उसके ब्याज भुगतान को हम इसमें सम्मिलित करते हैं। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसे आपको याद रखना है। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए इसको आप ढिलाई से नहीं अच्छे से याद करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम जो एफआरबीएम एक्ट है, भारत में कब पारित किया गया था, 1999 में, 2001 में, 2003 में या 2005 में। तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हम आपके जो है उत्तर का इंतजार करेंगे। अब देख लेते हैं जो हमने कल प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर। हमारा प्रश्न था, भारत में निवेश जो विदेश नीति है, भारत में विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 48, 49, 50 या फिर 51। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो आर्टिकल आपका 51 है, इसी के अंतर्गत क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति हो गया, सुरक्षा हो गया, को बढ़ावा देना एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान। इसीलिए ये सारी चीजें क्या हो जाती है, विदेश नीति का एक हिस्सा हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है विदेश नीति किसमें शामिल है, आपके आर्टिकल 51। और बहुत बार पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। क्लियर, तो दोस्तों चलते हैं हम अगले जो है सेशन में मिलेंगे। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। कल तक के वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।